कहां तक पढ़े थे भाई हम लोग? ये बताओ, अभी तक जितना पढ़ाया है उतना समझ में आया पूरा? आवाज में खनक नहीं है तुम्हारी? पक्का आया? कोई डाउट? भैया नहीं बोल रहा, तुम्हें आया समझ में? है? वेरी गुड, तुम्हारी मुंह ही नहीं चल रहा था। अच्छा सुनो, कहां तक पढ़ाया था, एक बार जरा कॉपी दिखाओ। ठीक। देखो, हम लोग होमोजेनिटी पे वर्क कर रहे थे, याद है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे मैंने आपको दो चीजें दी थी। पहला दिया था डायमेंशन ऑफ एलएचएस इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आरएचएस। दूसरा दिया था हम उन्हीं इक्वेशंस को जोड़ या घटा सकते हैं जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले साथ ही साथ फिजिकली जिनका मतलब भी सेम होता है। ठीक बात है? इस पे सवाल दिया था। तो हम लोगों ने एनसीईआरटी के सवाल करे थे, याद है? उसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत? अब एक फिर से हेडिंग डालिएगा और इसमें लिखिएगा यूजेस ऑफ डायमेंशंस। डायमेंशन के यूज, यूजेस ऑफ डायमेंशंस। उसमें वाइपर लगवा लो ना चश्मे में। यूजेस ऑफ डायमेंशन। नहीं, कभी कभी क्या होता है, जैसे हम गाड़ी से उतरे, अब गाड़ी में तो एसी वैसी चलता है, बाहर क्या है, मॉइस्चर है, तो उतरे ही से मतलब पूरी भाप जम गई, तब लगता है एक ऐसे ऐसे करके इसमें भी वाइपर होता। खैर, तो हम लोग डायमेंशंस के यूज पर जाते हैं। यूजेस ऑफ डायमेंशंस। देखो, यूजेस ऑफ डायमेंशन में क्या क्या करना है पहले ये देखो। हम लोग इसमें पहला यूज देखेंगे, किसी भी इक्वेशन की जो करेक्टनेस है, करेक्टनेस मतलब समझते हो कि वो इक्वेशन सही है या नहीं सही है, इसको चेक करेंगे। तो हम लोग पहला लिखेंगे इक्वेशंस को चेक करना। अब चेक करना मतलब क्या है, वो सही है या नहीं, यही तो देखोगे ना। तो इक्वेशन को चेक करना, ये हो गया पहला। दूसरा, अलग अलग भौतिक राशियों के बीच में, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशंस को फाइंड करना। ठीक? तो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशंस को फाइंड करने की। इस भाषा से किसी को कोई दिक्कत है? चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, हाँ भाई, कोई तकलीफ किसी को? पक्का ना? नहीं ऐसे क्या होता ना, मैं यहां पे लिखता टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, फिर उसकी हिंदी लिखता। यहां लिखता टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, फिर उसकी हिंदी लिखता। कोई मतलब नहीं है ना? और वैसे भी ये लिखने को थोड़ी ना आएगा तुम्हारे में, तुमको पता होना चाहिए कि हाँ ये है ना? और तीसरा, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट पे कन्वर्जन। मतलब जैसे कोई एक सिस्टम है, उसमें कोई एक क्वांटिटी दे दी, अब कह रहा दूसरे सिस्टम में उसी क्वांटिटी की क्या वैल्यू है। एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे एमकेएस में बात करते हैं तो लेंथ को क्या बोलते हैं, मीटर में। सीजीएस में जाओगे तो लेंथ को किस में लिखते हो, सेंटीमीटर में। तो हम सबको पता है ना कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो ये कन्वर्जन, राइट? मैं केवल यही नहीं कराऊंगा, बहुत अलग अलग होता है उसमें। तो तीसरा यूज क्या हुआ, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन। ठीक है? एक सिस्टम से
दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन। तो ये 3 हम लोगों को काम करने हैं, जिसमें हम पहला अब शुरू करेंगे इक्वेशंस को चेक करना। ठीक है, तीनों क्या आपने लिखे, कर लिया? कोई पहला दिन है तुम्हारा? डायमेंशंस पढ़ा है थोड़ा बहुत, जैसे एमएलटी ये सब क्या होता है? ठीक है, फिर आएगा समझ में। और कोई पहले दिन वाला है? आप हैं, पढ़ा है फिर पुराना थोड़ा बहुत? देखो अभी सारे लेक्चर मिल भी जाएंगे आपको, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बाकी जो होगा हम पढ़ा देंगे अलग से। ये 3 काम करने हैं, ठीक बात है? तो चलिए पहली शुरुआत ये वाली करी जाए। तो हमारी पहली हेडिंग आती है किसी भी इक्वेशन को चेक करना। तो अब हमारा आया यूज नंबर 1। दोबारा लिखने की जरूरत है कि 1 में क्या करना है? चलो कर देते हैं, इक्वेशंस को चेक करना। मतलब डायमेंशन का यूज कर रहे हैं इक्वेशंस को चेक करने के लिए, ठीक है? देखिए मैंने आपको कुछ एक आइडिया दिया था कि कोई भी इक्वेशन अगर सही होगी तो हमेशा 2 बातों का फॉलो किया जाएगा वहां पे। पहला, जो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन है वो राइट हैंड साइड की डायमेंशन से मैच होगी। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, इक्वेशन में आरएचएस में जो भी प्लस माइनस आप कर रहे हो, उन क्वांटिटीज को जिनको जोड़ या घटा रहे हो, जिनका प्लस या माइनस कर रहे हो, उनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होंगे। कुल मिला के प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे ही काम हो रहा है, राइट? तो एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल कराता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास न्यूटन की जो पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस, बहुत बेसिक से उठाया है। किसी ने कहा कि इसको चेक करके बताओ सर कि सही है कि गलत। वैसे तो हम बचपन से यूज करते आ रहे हैं, तो इक्वेशन तो सही है। तो कैसे सही है, बस ये देखो, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर मैं डायरेक्टली लिख दूं LT-1, तो जो पहले से पढ़ रहे हैं उन्हें तो तकलीफ नहीं है, जो आज पहली बार आए उनसे पूछ रहा हूं, उन्हें हो तो तकलीफ तो बताए। है किसी को? है? हाँ बिल्कुल बोल देना, संकोच मत करना। इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। मैंने क्या कहा था, यूनिट लिख लो, सबसे आसान होता है मीटर पर सेकेंड। अच्छा यहां पे देखो क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये क्या हुआ, सेकेंड। तो पहले तो तुम यूनिट ही कंपेयर कर लो। तो क्या आया, मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड प्लस मीटर पर। यहां से एक बात समझ में आई कि जिन चीजों को आप जोड़ रहे हो उनकी यूनिट सेम है फाइनली, है ना? और जो आपका आरएचएस का पार्ट है यूनिट वाला, आप देखिए सेम पार्ट एलएचएस का है, सेम यूनिट वाला पार्ट, ठीक है? मीटर किसको दिखाता है? लेंथ को दिखाता है, लंबाई को दिखाता है। तो मीटर हो गया लेंथ, सेकंड किसको दिखाता है? टाइम को। तो मैंने यहां पे लिखा L/T, यहां क्या लिखा? L/T। यहां भी क्या लिखूंगा? L/T। इसको क्या लिखोगे? LT-1, LT-1, और इसको क्या लिखा, सॉरी, प्लस LT-1। ठीक, यहां से क्या समझ में आया? यहां से यह समझ में आया कि जिन 2 क्वांटिटीज को जोड़ रहे हो, ध्यान दो उनके डायमेंशंस एक जैसे हैं, तो हम जोड़ सकते हैं। इसका मतलब ये पार्ट सही है। अब जिसके बराबर कर रहे हो उसमें भी सेम डायमेंशन है, ठीक है ना? तो इसका मतलब पूरी इक्वेशन सही है। भाई 2 ही चीजें देखनी है, जिनको जोड़ रहे हो, या यहां कभी कभी माइनस भी तो होता है ना? तो यहां माइनस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। या जिनको घटा रहे हो उनके डायमेंशन सेम है कि नहीं? और इनके डायमेंशंस इधर एलएचएस के डायमेंशन से मैच भी कर रहे हैं। तो क्या ये इक्वेशन को हम करेक्ट बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है? अच्छा, एक और इक्वेशन उठाते हैं। जैसे न्यूटन की जो दूसरी इक्वेशन होती है, क्या होती है? S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अभी तुमको इसमें कमी भी दिखाऊंगा इस मेथड में, इसीलिए मैं बराबर से लिख रहा हूं। अब ये S क्या है? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं विस्थापन, जो कि लंबाई की ही यूनिट लेकर आता है, मीटर, है ना?
तो हमने इसके लिए लिखा मीटर। u क्या है? मीटर पर सेकेंड। भाई प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगा, और समय भी किस में होता है? सेकेंड में। हाफ की तो कोई यूनिट होती नहीं है, तो इधर लिखोगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड का स्क्वायर। अगर ध्यान से देखो तो सेकेंड से सेकेंड कटा, सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कटा, तो मीटर इज इक्वल टू मीटर प्लस मीटर। जिन दो क्वांटिटीज को जोड़ रहे हो दोनों के डायमेंशंस यानी दोनों की यूनिट सेम है, और इनकी यूनिट के बराबर ही एलएचएस की यूनिट है। तो क्या यहां लिख सकते हो ये लेंथ को दिखा रहा है, ये भी लेंथ को दिखा रहा है, और ये भी लेंथ को दिखा रहा है। क्या ये दो इक्वेशन एकदम करेक्ट है? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड डायमेंशन भी सेम है, और जिन दो टर्म्स को जोड़ रहे हो वो भी डायमेंशनली सेम है। चलो, तो इतनी बात समझ में आई, स्पेशली जो पहले दिन वाले हैं आज, ठीक है ना? अच्छा, अब मान लो एक जीवित प्राणी आता है, उसने हमको एक इक्वेशन दी, पता है क्या? उसने हमको इक्वेशन दे दी, इसी पे काउंटर कर रहा हूं, इसी पे चोट मारेंगे। उसने हमसे इक्वेशन दी कि सर हमारे पास में एक इक्वेशन है, s इज इक्वल टू 2ut प्लस 1/4 AT स्क्वायर। सर जरा ये चेक करिए कि इक्वेशन सही है या गलत है। क्या लगता है आपको? इक्वेशन तो गलत है, क्योंकि मेन इक्वेशन क्या होती है? ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब एक 2 यहां पे कूद के आ गया और एक 1/4 वहां आ गया, तो इक्वेशन तो भाई गलत है। लेकिन आप अगर इसको डायमेंशन से चेक करोगे ना तो बिल्कुल सही निकल के आएगी। ठीक है, जैसे देखो s के लिए तुम क्या लिख रहे हो? l। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि नहीं इस बार? ये l ut पूरा, ut फाइनली किसके बराबर निकल के आया? l के बराबर आया ना। और 2 में तो कोई डायमेंशन होगा नहीं बिकॉज नंबर है। और AT स्क्वायर पे भी तुम देखो, AT स्क्वायर भी फाइनली किसको दिखा रहा है? लेंथ को ही दिखा रहा है। सही बोला कि नहीं? तो AT स्क्वायर भी किसको शो कर रहा है? L को। जवाब यहां से निकलता भाई ये भी इक्वेशन सही है। ठीक, अब लेकिन प्रॉब्लम क्या आई? डायमेंशनली तो करेक्ट हो गई, लेकिन इक्वेशन गलत है। क्यों गलत है और क्यों हम नहीं पकड़ पाए ये गलती डायमेंशन के मेथड से? सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो डायमेंशन का मेथड है वो कभी भी हमको कांस्टेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है। मेरी बात समझ आई? आप एक काम करो, आप पहले इतना लिख लो जरा, फिर मैं आपको ये रिमार्क लिखवाता हूं। पीछे समझ आ रहा है आप लोगों को? आपको आ रहा है समझ में जो मैंने किया आप दोनों को? देखो कभी कभी मैं ऐसे पॉइंट आउट करके पूछता हूँ, जैसे पीछे पूछा आप दोनों को आ रहा है, फिर उनसे पूछा आपको, फिर इनसे पूछा आप दोनों को आ रहा है समझ में। इसका मतलब बाकी ये ना सोचे अच्छा लगता है खाली उन्होंने फीस दी हम तो फ्री में पढ़ रहे हैं, का मतलब ये नहीं है। समझ गए कि नहीं? डन। अब जरा लिखिए, यहाँ पे पूरा लिख गया अभी तक इतना। अब लिखो जरा, इसके आगे लिखो। डायमेंशंस के मेथड से हमको
कांस्टेंट की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। डायमेंशंस के मेथड से हमें कांस्टेंट्स की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। ठीक है, डायमेंशंस के मेथड से हमें कांस्टेंट्स की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। ठीक है, जिस वजह से नहीं नहीं एक मिनट, ये लिखना नहीं है, हम बोल रहे हैं खाली समझाने के लिए बोल। इतना लिख लो, डायमेंशंस के मेथड से हमें कांस्टेंट की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो जो कांस्टेंट की प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, वो डायमेंशन आपको क्लियर नहीं करेगा। समझ में आई? जैसे यही वाली इक्वेशन, अच्छा एक बात बताओ, मान लो मैं ये ना लिखता, आपको ये लिख के दे देता, u प्लस 280, तब भी भाई साहब यही आती डायमेंशन, तब भी हम कहते हैं डायमेंशनली सही है, लेकिन फॉर्मूला गलत है। तो अब अच्छा एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, सुन के बताना कि ट्रू है कि फॉल्स। ट्रू फॉल्स समझते हैं ना? तो मैं इक्वेशन, एक सेंटेंस आपको दे रहा हूं, कोई भी इक्वेशन अगर वो करेक्ट है तो वो डायमेंशनली करेक्ट होगी। ना ना, अरे बात तो पूरी होने दो। कोई भी इक्वेशन अगर करेक्ट है तो वो डायमेंशनली करेक्ट होगी। इसी में आगे लगा हुआ है एक सेंटेंस और, कि कोई भी इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक, तो वो भी करेक्ट होगी। चलो एक काम करते हैं, ये दो स्टेटमेंट को अलग अलग करते हैं, तब शायद आप ज्यादा अच्छे से समझोगे। पहला स्टेटमेंट दिया, कोई भी इक्वेशन अगर करेक्ट है तो वो डायमेंशनली भी करेक्ट होगी। ये ट्रू है कि फॉल्स? ट्रू है भाई, करेक्ट इक्वेशन हमेशा डायमेंशनली करेक्ट होगी। दूसरा स्टेटमेंट तुमको दिया कि कोई भी इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो वो भी हमेशा एक करेक्ट इक्वेशन होगी। क्या कहते हो? फॉल्स। उसका एग्जाम्पल तो लिखा भी हुआ है हमारे साथ, ठीक है ना? तो पहली चीज ये समझ गए कि इक्वेशन की करेक्टनेस हम चेक करते हैं, ये देखते हैं कि डायमेंशन से इक्वेशन करेक्ट है नहीं, लेकिन हम ये परफेक्टली नहीं कह सकते हैं कि वो इक्वेशन करेक्ट ही होगी। मेरी बात आई ना समझ में? क्यों? अगर कांस्टेंट उल्टे सीधे लगा दिए तो वो इक्वेशन गलत हो जाएगी, और डायमेंशन को तो पता भी नहीं चलेगा कि कहां गलत हुआ। राइट? पहली चीज एकदम क्लियर है। अच्छा, एक इक्वेशन दे रहा हूं आपको, इसको चेक करके बताना कि क्या वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। राइट? ये करके दिखाओ। आप लोगों ने न्यूटन के में तीन इक्वेशन तो पढ़ी हैं। एक होता है B इज इक्वल टू यू प्लस एटी, लिखना नहीं है ये। दूसरी होती है S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तीसरी होती है ये वाली, है ना? एक भाई साहब चौथी इक्वेशन भी होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन nth सेकेंड, nवें सेकेंड में वस्तु के द्वारा चली गई दूरी। उसका फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2n माइनस 1, जिसमें ये क्या होता है, एनवा सेकेंड। जैसे पांचवें सेकंड में बताओ कितनी दूर गई, तो पांचवा सेकंड मतलब एन को रख दोगे 5। किसी ने कहा 12वें सेकंड में बताइए बॉडी कितनी दूर गई, तो यहां क्या रख दोगे, 12। यानी ये क्या दिखा रहा है, गोले का कलर चेंज करेंगे, ये दिखा रहा है टाइम। समझ गए कि नहीं? अब तुम्हें ये इक्वेशन देखनी है कि क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है। तब मैं कह रहा हूं इस इक्वेशन को चेक करो, चेक द अबव इक्वेशन। उपरोक्त दी गई इक्वेशन को चेक करें कि क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है। आंसर यस और नो में दे दीजिएगा। जैसे केमिस्ट्री में ढेर सारे एक्सेप्शंस आते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं फिजिक्स में भी एक एक्सेप्शनल इक्वेशन हो? है? है? करेक्ट नहीं है ना? नहीं करेक्ट है ना? बताओ। क्या ऐसे मतलब क्या है, नहीं है कि पता नहीं है?
डायमेंशन लिखो, हर एक की लिखने की तो कोशिश कर सकते हो, प्रयास तो कर ही सकते हैं आप। होना ना होना देखिए एक अलग चीज होती है कि सवाल सॉल्व हुआ नहीं हुआ, हमें प्रयास जरूर करना चाहिए। हाँ भाई, नहीं है? कुछ कहना है? इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं है? अच्छा, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक स्टेटमेंट की बात करी है कि अगर कोई क्वेश्चन सही होगी तो उसको डायमेंशनली करेक्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये एक सही क्वेश्चन है, आपको भी पता है, तो इसका डायमेंशनली करेक्ट होना जरूरी है कि नहीं? लेकिन क्या डायमेंशनली करेक्ट है? नहीं ना? एक्चुअली आपको बताऊं, ये डायमेंशनली करेक्ट है। आप कहोगे ये कैसे? आप पता है क्या कर रहे हो? पहले मैं वो करता हूं जो आप कर रहे हो, फिर वो करूंगा जो आपको करना चाहिए। आइए दिखाता हूं। हमारे पास इक्वेशन ये है, एस एन एथ, एस एन नहीं है, एस एन एथ कहते हैं इसको, u प्लस हाफ ए 2n-1, ये इक्वेशन है हमारे पास। आप क्या कर रहे हो? आप इसकी डायमेंशन लगा रहे हो l, ये हो गया LT-1 बिकॉज वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड वाली, प्लस अगर देखो इसको भी बोलोगे ना तो इट इज LT-2, और देखो मैंने इसके लिए लिखा था कि ये टाइम है तो ये t यहां आया, तो ये हुआ LT-1 प्लस LT-1 और यहां आया L। तब आपने हमसे कहा कि सर इधर वाला तो ठीक है, सेम टाइप के डायमेंशन जोड़े जा रहे हैं, लेकिन सर यहां से दिक्कत हो रही है बिकॉज एलएचएस का डायमेंशन अलग हो रहा है, इस वजह से इक्वेशन इनकरेक्ट है। ये आपने किया, अब करना क्या चाहिए जरा उस पर काम करते। ठीक है, एक्चुअली पहले समझ लो, ये जो एस एन एथ है ना, इसका डायमेंशन एल नहीं होता है, इसका डायमेंशन होता है LT-1। क्वेश्चन आया क्यों? ये भी तो एक बात है ना सर, ये तो लेंथ है, क्यों ऐसा हो गया? उसके लिए आपको यहां पे देखना पड़ेगा और ध्यान से समझना भी पड़ेगा, तभी बात समझ आएगी। जैसे ये एक बॉडी है, इसने यू से अपना मोशन शुरू किया, इनिशियल वेलोसिटी यू से अपना मोशन शुरू किया, मतलब प्रारंभिक जो इसका वेग है वो है यू। चली, इसका त्वरण यानी एक्सेलरेशन हमने बोला कितना है? ए ही लिख देता हूं। ए कैसा है? राइट साइड ही है, ये भी राइट साइड है, स्पीड अप होगा। अभी मैंने बोला कि एन सेकेंड में ये बॉडी यहां तक आई है, एन सेकेंड में ये आ गई है एक्स की वैल्यू एस एन तक, और कितने सेकेंड लिए इसने? टी इज इक्वल टू एन सेकेंड, ठीक है ना? तो वहां तक की दूरी जरा मैं लिखता हूं सबसे पहले, वो दूरी हो जाएगी आपकी एस एन। ये समझ गया ना भाई? एस एन तक चली है ना, तो मैंने उसको एस एन बना दिया सीधे। अब हम इस एन सेकेंड से एक सेकेंड पीछे आ रहे हैं, ठीक है? तो एक सेकेंड जब हम पीछे आते हैं ना इससे, तो ये बॉडी भी कुछ पीछे ही मिलेगी हमको, मान लो यहां मिली, तो हमने कितना बोला? एस हो गया तुम्हारा SN-1, और टी कितना सेकंड हो गया? n माइनस, जैसे n सेकंड था तो मैंने लिख दिया चली गई दूरी Sn है, और n-1 सेकंड है तो चली हुई दूरी Sn-1 है। ठीक है, पहले ये बताओ ये nth सेकंड का सिस्टम क्या है? देखो सुनना ध्यान से, हम बोलते हैं जब पहला सेकंड है, फर्स्ट सेकंड, तो वो कहां से शुरू होता है? t इज इक्वल टू 0 से। कहां तक जाता है? t इज इक्वल टू 1 तक। तो पहला सेकंड शुरू कहां से हुआ? 0 से। कहां तक गया? 1 तक गया। दूसरा सेकंड आया, वो कहां से शुरू हुआ? 1 से। कहां तक गया? 2 तक गया। चलो पांचवा सेकंड आया, वो कहां से शुरू होगा? 4 से। कहां तक चलेगा? 5 तक। 15वां सेकंड आया, वो शुरू कहां से होगा? 14 सेकंड से शुरू होगा, 14वें सेकंड से शुरू होगा, और कहां तक चलेगा? तो ये nवां सेकंड जो ये शुरू कहां से होगा? n-1, आप देख रहे हो ना, एक माइनस से शुरू हो रहा है, तो nवां सेकंड शुरू कहां से हुआ भाई? n-1 से, और कहां तक गया? n सेकंड तक गया। बात समझ आई? तो ये जो n-1 से n सेकंड तक का ड्यूरेशन आप देख रहे हो,
क्या मैं इसी को nth सेकंड बोल दूं? जैसे nth सेकंड मतलब अगर ये 7वां सेकंड है तो इसका ड्यूरेशन 6 सेकंड से 7 सेकंड होगा। अगर ये 12वां सेकंड है तो ये 11 सेकंड से 12 सेकंड होगा। आप बात समझ गए होगे। 15वां सेकंड है तो 14 सेकंड से 15वां सेकंड होगा। क्लियर है? 19वां सेकंड है तो 18 सेकंड से 19 सेकंड तक जाएगा। हर बार एक चीज कॉमन है, आपने ध्यान दिया? इसका समय अंतराल, इसका टाइम ड्यूरेशन कितने सेकंड का है? एक ही सेकंड का तो है। अभी देखना एकदम तुम्हें क्रिस्टल क्लियर होगी चीज। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये कितना है? 1 सेकंड का है। और इसी 1 सेकंड में हम इस दूरी को सॉल्व करने वाले हैं। कौन सी? एस ऑफ nth, जो कि यहां से शुरू होके यहां तक गई है। और Sn-1 अगर आप बनाना चाहते हो तो ये बनेगी Sn-1, ये यहां तक आई। ये आई है। यहां से शुरू से लेके यहां तक क्या हुआ? Sn। 1 सेकंड पीछे आया तो शुरू से यहां तक क्या हुआ? Sn-1। अब ये जो बीच का आ रहा है ये क्या है? Snth, और इसका समय अंतराल क्या है? 1 सेकंड। तो अब ये बताओ, Snth वो दूरी है जो 1 सेकंड में तय की जा रही है। क्या ये समझ आई बात? बिल्कुल अंदर की तरफ घुस चुके हैं इसके हम लोग। Snth वो डिस्टेंस है या वो डिस्प्लेसमेंट है जो टाइम ड्यूरेशन 1 सेकंड में ही कवर किया जा रहा है, चाहे ये कुछ भी हो। चाहे ये 6 हो तो ये 5 से 6, 4 है तो 3 से 4। हर बार ये टाइम ड्यूरेशन 1 ही सेकंड का मिलेगा। तो Snth वो डिस्प्लेसमेंट है जो 1 सेकंड के अंतराल में तय किया गया। ये बात आई समझ में? क्लियर है? अब वेलोसिटी की क्या डेफिनेशन होती या स्पीड की क्या डेफिनेशन होती? नहीं, फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूं, फीलिंग पूछ रहा हूं। डेफिनेशन क्या है? क्या कह के समझाओगे? कोई छोटा बच्चा अगर आपसे पूछता है कि वेलोसिटी या स्पीड को कैसे समझते हैं, फॉर्मूला दे दोगे उसको? तो ये सोच के समझाया करो। फिर आप कहोगे आप छोटे बच्चे हो क्या? हाँ है। अब बात समझ गए ना? तो कैसे समझाओगे? किसी को समझाओगे तो आपने लिखा जैसे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको बोल के कैसे समझाओगे? 1 सेकंड में चली गई दूरी, यही तो बोलोगे। 1 सेकंड में ट्रेवल किया गया पाथ लेंथ, 1 सेकंड में तय की गई रास्ते की लंबाई, उसी को तो चाल कहते हैं, उसी को तो स्पीड कहते हैं भाई। ठीक? ये क्या है? 1 सेकंड में तय किए गए रास्ते की लंबाई क्या है? ये Sn। तो इनडायरेक्टली क्या हम इसको स्पीड का नाम दे सकते हैं? कोई भी सेकंड पे तुमको काम करना है तो हर बार ये ड्यूरेशन कितना रहेगा? 1 सेकंड का रहेगा। तो Snth 1 सेकंड में तय की गई दूरी है जो टेक्निकली स्पीड के डायमेंशन को लेकर आएगी। तो यानी इसका जो यूनिट है, वैसे तो हम लोग मीटर लिख देते हैं और साथ में बोलते हैं 1 सेकंड में फाइंड किया गया है, लेकिन अगर इसका डायमेंशन देखोगे ना तो ये 1 सेकंड में तय की गई दूरी है, तो इसका डायमेंशन होगा मीटर पर सेकंड, मतलब LT-1। भाई 1 सेकंड में तय की गई दूरी को क्या बोलते हो आप? स्पीड, चाल, ये तो बोलते हो। तो ये क्या है? टेक्निकली ढूंढो ना, ये है क्या? 1 सेकंड में तय की गई दूरी ही तो है। तो इसमें क्या डिस्टेंस के डायमेंशन आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। इसमें आएंगे स्पीड के डायमेंशन। यानी वहां जो L लिख रहे हो ना, बस वही गलत कर रहे हो। तो यहां पे टेक्निकली क्या होना चाहिए? LT-1 होना चाहिए। आई ना बात समझ में? तो यहां पे करेक्शन डालो और ये जो तुम लिख रहे हो L, ये चला जाएगा LT-1। अब ये करेक्ट हो गई। आई ना बात समझ में? तो ये इसकी टेक्निकल चीज थी। फॉर्मूला कैसे बना ये वाला? फॉर्मूला भी बड़े आसानी से आप देख सकते हो। Snth, आप देखो यहां से ध्यान दो, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। आप क्या बोलोगे? बड़ी दूरी माइनस छोटी दूरी। तो आप लिखोगे Sn माइनस Sn-1। Sn क्या है तुम्हारा? UN प्लस हाफ A
एन स्क्वायर। भाई इक्वेशन क्या होती थी, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टी की वैल्यू क्या है यहाँ पे ध्यान दो, एन है ना, तो टी की जगह क्या रख दिया एन, तो un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। इसको ब्रैकेट में डालो माइनस, अब टी को क्या रखोगे एन माइनस वन, तो फिर से आप रखोगे u एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करोगे तब तुम्हारा आ जाएगा, जब काइनेमेटिक्स पढ़ाऊंगा तो पूरा अंदर सॉल्व करके दिखाऊंगा तुमको, अभी जरूरत नहीं है। u प्लस हाफ ए 2n माइनस वन। अब आई ना बात समझ में, आया कैसे, ये समझ में आ गया। तो टेक्निकली अब जाओगे तो इसका डायमेंशन होता है एल टी माइनस वन, बाकी का तो मालूम ही है आपको। अब इसमें एक असर्शन रीजन भी बन सकता है आपके लिए, पता है क्या, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन nth सेकेंड इज एल टी माइनस वन। मतलब nth सेकेंड में, nवें सेकेंड में चली गई दूरी के लिए विमी सूत्र है एल टी माइनस वन। ये हो गया असर्शन, ठीक। रीजन क्या दिया जाएगा, रीजन ये दिया जाएगा एक सेकेंड में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। मतलब द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 1 सेकेंड इज सेज टू बी द वेलोसिटी, इज सेज टू द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। दोनों स्टेटमेंट सही है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस वन एकदम सही है। नीचे जो रीजन दिया कि एक सेकंड में चली गई दूरी क्या कहलाती है, बॉडी की स्पीड कहलाती है। ऑप्शन जाएगा इसमें ए वाला, याद है कल डिस्कस किए थे वाली चीजें। ए में क्या लिखा होता है, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बिल्कुल सही जवाब है ये, ठीक। तो ये इस तरह के सवाल यहां से बन सकते हैं, मैंने इसलिए आपको ये चीज बताया। क्लियर है, ध्यान रखना ये सारी चीज। मैंने कहा मैं असर्शन रीजन आपको करवाऊंगा और मजे के करवाऊंगा। और अगर ये लॉजिक आपको नहीं पता होता, फिर किसी ने असर्शन में दे दिया द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन nth सेकेंड, मतलब nवें सेकेंड में चली गई दूरी का विमी सूत्र है एल टी माइनस वन। आप पहले ही कह देते असर्शन गलत है, क्योंकि आप देखते दूरी डिस्टेंस और उसका आपको रटा हुआ है कि डायमेंशनल फॉर्मूला एल होता है। 100% आपका सवाल गलत होता कि ना होता। इसलिए इतना डिटेल में जाके ये चीज समझाइए, ताकि देखो हमें एक एक नंबर बचाना है। भाई मेरा सीधा कहना होता है, हम 680 के लिए पढ़ाई नहीं करेंगे, हम 650 के लिए भी नहीं पढ़ेंगे, हम 720 के लिए पढ़ने वाले। आप समझो, मैं अपने सब्जेक्ट के लिए तो बोल सकता हूँ 180 आउट ऑफ 180। बिल्कुल आपसे नहीं कहूंगा बेटा 150 ले आओ तो सेलेक्ट हो जाओगे, काहे कहें, क्योंकि पहले मन में सोचोगे 150 किसी तरह आ जाए तो 120 पे लटक के गिरोगे जाके। गलत कह रहा हूं तो बता दो, है ना। तो तुम 180 सोच के आओ पूरे 100% मार्क्स, तब जाके 150, 160, 170 तब ऐसे गिरोगे। और भाई साहब लाने वाले लाए हैं इस बार, ऐसा नहीं कि नहीं लाए बच्चे। लेकिन हाँ, पहले दिन से मैंने माइंड मेकअप कर दिया था, 720 में 720, फिजिक्स 180 में 180 बच्चों के आए हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया नंबर आए। और पहले से अगर आप सोच लो कि यार, पहले नहीं एक मानसिकता होती थी कि किसी तरह यार हमारे बस 620 आ जाए, है ना, तो हम सिलेक्ट हो जाएंगे। खैर एनटीए वालों ने ऐसे बच्चों की आंखें खोल दी एकदम से, अब फ्रॉड किया जो भी किया, लेकिन कुछ तो हुआ ही है ना। मैं ये नहीं कहूंगा कि अगले साल कट ऑफ आपका फिर से वही जाएगा 658, 660, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी हमें तैयार रहना पड़ेगा, है कि नहीं। बुरे वक्त के लिए अपने आप को तैयार कर लो, अच्छा वक्त है तो बढ़िया से निपट जाएगा, बुरा वक्त है तो हमारा हवाई जहाज थोड़ा सा ऐसे टर्बुलेंस के साथ बाहर निकल जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि क्रैश हो जाए हम, है कि नहीं। बस ये मेहनत चाहिए। खैर इतना हो गया। अच्छा चलिए, तो ये वाला क्या पार्ट हो गया, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। अब जो पार्ट आ रहा है उसके लिए अपनी आत्मा को यहीं बुला लेना, अगर कहीं भटक रही हो तो आत्मा समेत यहीं ध्यान रखना। समझ गए, ये उड़ेगा ऊपर से। है हालांकि बढ़िया चीज, मतलब आसान है, लेकिन नहीं ध्यान से समझोगे तो हर चीज कठिन हो जाती है।
दूसरा क्या था, अच्छा बताओ, टू फाइंड द रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, अलग अलग भौतिक राशियों के बीच में संबंध स्थापित कर। ठीक है, हेडिंग पड़ी है आपके पास, क्या करोगे लिख के? तो हम ऐसा लिख देते हैं, रिलेशंस बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, इसमें जरा ध्यान से करिएगा, एक बहुत फेमस सवाल से मैं शुरुआत कर रहा हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन से ही शुरुआत कर रहा हूं। सबसे बढ़िया तरीका होता है सवाल के जरिए समझाओ। देखिए, आपने सिंपल पेंडुलम तो देखा होगा, देखा नहीं होगा तो सुना होगा। क्या होता है सर? वो सिंपल होता है। अबे ये नहीं पूछ रहा हूं, होता क्या है ये बताओ। क्या देख लो, सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक, वॉच में होता है, या कि इसमें तो नहीं है? हद है। अच्छा तुमको ये नहीं, ये देखो, ये और भाई साहब बहुत बड़े कलाकार हैं, ये दिखा रहे हैं, एक ऐसे लगाया, एक ऐसे लगाया, एक से एक कलाकार हो यार। लेकिन ठीक है, सोच होनी चाहिए। हम लोग कैसे समझाते हैं कि भाई एक छोटी सी बॉल होती है, जिसको हम लोग हिंदी में लोलक और इंग्लिश में कहते हैं बॉब। ठीक है, और उसको हम एक धागे से बांध देते हैं, धागा ऊपर पकड़ लिया, लोलक ऐसे चलता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इसी अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? सिंपल पेंडुलम, राइट। अच्छा, उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, अगर किसी को आता है तो बताए। टी बराबर 2 पाई √L/G, यही होता है कि नहीं? सबको मालूम है, याद आया? अच्छा, तो हमसे यह कहा जा रहा है कि इस तरह का एक सिंपल पेंडुलम है, ध्यान से समझना, इसके रस्सी की लंबाई L है, और ये जो गोली लटकी है इसको हम लोग बोलेंगे, इसका मास है m, ध्यान से देखना, और ये अंडर ग्रेविटी है। ग्रेविटी नहीं होगी तो कुछ होना ही नहीं है, सीधी बात है। तो नीचे है ग्रेविटी फील्ड। तो आपसे कह रहा है जो टाइम पीरियड है, अब ये जो पेंडुलम है ना, ये इस तरह से अपना ऑसिलेशन कर रहा होगा, इधर से ऐसे, मतलब टिंग 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 ऐसे चल रहा होगा, आवाज नहीं आ रही होगी, बिना आवाज के चल रहा होगा। हमसे कह रहा है जो टाइम पीरियड है टी डिपेंड्स ऑन, अब टी किस पे डिपेंड कर रहा है? पहला, लेंथ ऑफ थ्रेड, रस्सी की लंबाई। दूसरा, मास ऑफ बॉब, बॉब समझ गए, ये इसका मास। तीसरा, वैल्यू ऑफ ग्रेविटी फील्ड, इस पे डिपेंड कर रहा है। फिर आगे लिख दिया, फाइंड द रिलेशन। मतलब समझ गए ना कि जो इसका समय अंतराल था, ये 3 बातों पे डिपेंड किया, रस्सी की लंबाई, बॉब का द्रव्यमान, और वैल्यू ऑफ ग्रेविटी फील्ड। ठीक, तो कह रहा है फॉर्मूला बताओ भाई क्या होगा। देखो, इसको ना स्टेप में किया करो, सुन लो ध्यान से। पहला सवाल बता रहा हूं तो बिल्कुल डिटेल में जाऊंगा। तो ऐसे सवालों के लिए स्टेप 1 होता है, सबसे पहले यह देखा करो कि किसको निकालना है। ठीक, तो हमको निकालना है टी को, राइट। किसके टर्म्स में निकालना है? तो हमने कहा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ थ्रेड, यानी क्या हो गया? एल। काम करता हूं, ब्रैकेट में सिंबल डाल देता हूं, लेंथ ऑफ थ्रेड, मास, और ये हो जाएगा तुम्हारा जी। ठीक है, लेंथ ऑफ थ्रेड। अब ये तो नहीं पता कि कैसे डिपेंड कर रहा है, फॉर्मूला तो नहीं मालूम हमें, तो हमने लगाया इसकी पावर x। ठीक, दूसरा टर्म क्या है? मास की पावर y। तीसरा टर्म क्या है? ग्रेविटी, तो ग्रेविटी की पावर z। ये बनाया पहला रिलेशनशिप अपनी मर्जी से, जिसमें x y z हमें नहीं मालूम। ठीक, यही फाइंड आउट करना है एक्चुअली। फिर क्या काम करेंगे? दूसरा स्टेप कभी हम फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी लिखना जरूरी है, कभी कभी सवाल आता है।
के टाइम्स, के होता है डायमेंशन लेस कांस्टेंट, डायमेंशन नहीं होगी इसकी, याद रखना, एल की पावर एक्स, एम की पावर वाई और जी की पावर जेड। तीसरे स्टेप में हम लगाते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वाला सिद्धांत कि डायमेंशन ऑफ एलएचएस इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आरएचएस। मतलब थर्ड स्टेप में हम लोग करेंगे डायमेंशंस, शॉर्ट में लिख दूं डीआईएम करके, ऑफ एलएचएस क्योंकि जगह कम है, इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ आरएचएस। ठीक, डायमेंशन ऑफ एलएचएस इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आरएचएस। ये हो गए इसके 3 स्टेप। क्लियर है बात? एक एक स्टेप पे काम कर जाओ। देखो, सबसे पहले मैंने लिखा स्टेप नंबर 1 कि टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल की पावर एक्स, एम की पावर वाई, जी की पावर जेड। यहां से नई शुरुआत कर रहा हूं। तो पहला स्टेप हमने लिखा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल की पावर एक्स, एम की पावर वाई, जी की पावर जेड हो गया। कितनी बात आई समझ में? दूसरा के वाला स्टेप है, तो t इज इक्वल टू के टाइम्स एल की पावर एक्स, एम की पावर वाई, जी की पावर, ये तो दोनों कॉमन हो गए। अब आता है तीसरा स्टेप जिसमें डायमेंशंस लिखनी। यहां पे केवल क्या है t, क्या इसको हम लोग m0, l0, t0 लिख सकते हैं? बोलिए, जीरो नहीं सॉरी, t1 लिख सकते हैं। अब ये हो गया के तो लिखोगे नहीं क्योंकि डायमेंशन लेस कांस्टेंट बोला था, तो के तो नहीं लिखोगे। अब बचा क्या? लंबाई l, तो l की पावर x, मास m की पावर, ग्रेविटी को क्या बोलते हो? एक्सिलरेशन, गुरुत्वाकर्षण त्वरण, जो होता है LT-2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है कि नहीं? तो यहां लिखा m0, l0, t1 इज इक्वल टू, आप ध्यान दो, पहले m लिखूंगा तो m की पावर क्या आ गया? पहले m लिखा तो m की पावर क्या आया? y, l की पावर x, l की पावर z, क्या आ जाएगा? l की पावर x प्लस z। समझ में आता है ना? तो इट इज l की पावर x प्लस z। अब क्या बचा? t, t की पावर क्या लिखोगे? -2z, t की पावर आ गई -2z। पहले बताओ क्या यहां तक क्वेश्चन क्लियर है? सारे स्टेप क्लियर है? अब क्या करना है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशन ऑफ एलएचएस इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ आरएचएस। देखना ध्यान से, यहां मास का डायमेंशन क्या है? 0। डायमेंशन मतलब जो पावर होती है ना, उसी को इसके डायमेंशन कहते हैं। जैसे यहां मास का डायमेंशन 0, लेंथ का डायमेंशन 0, टाइम का डायमेंशन 1। समझ गए कि नहीं? यहां मास का डायमेंशन क्या है? y, यहां मास का डायमेंशन क्या है? 0। दोनों सेम होने चाहिए क्योंकि डायमेंशन तो बराबर ही होंगे। तो y की वैल्यू क्या दिख रही है? 0। तो सबसे पहली इक्वेशन बनाते हैं, सबसे पहली इक्वेशन बनाते हैं y इज इक्वल टू 0 लिख के। बोलो क्या कहते हो? क्या ये आया समझ में? दूसरी इक्वेशन क्या बनाएंगे? x प्लस जेड इक्वल टू 0। क्लियर है बात? तो दूसरी इक्वेशन बनाएंगे x प्लस जेड इक्वल टू 0। तीसरी इक्वेशन देखो क्या बनेगी? हाँ, टाइम में पावर कितना है? -2z, यहां कितना है? 1। तो ये हो जाएगा -2z इज इक्वल टू, यहां से z आ जाएगा -1/2। अच्छा ये बताइए, सिंस x प्लस जेड इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -z हो जाएगा। अब ये बताओ z खुद किसके बराबर है? -1/2 के। तो z की वैल्यू -1/2 में जैसे ही रखूंगा, x की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। अब जो तुमने रिलेशन बनाया था ये फॉर्मूले वाला, इस पे चले जाओ। ठीक है, क्या लिखोगे?
ये तुम्हें नीचे लिखना है वहीं पे, मैं तो जगह नहीं तो मैं यहां लिख रहा हूं और आगे जाना नहीं चाह रहा। तो t इज इक्वल टू के टाइम्स, आप ध्यान दीजिएगा, l की पावर x, x यानी 1/2, l की पावर 1/2, m की पावर 0 और y की पावर -1/2। y की पावर z है और z देखो कितना है, -1/2। पहले बताओ यहां तक आया समझ में? 1/2 पावर का क्या मतलब होता है? अंडर रूट लगाते हो, याद है ना? अब जैसे x की पावर 1/2 है, तो क्या x को अंडर रूट के अंदर लिख सकते हो? अच्छा, इसकी पावर -1/2 है y की पावर, तो ये 1/√y हो जाएगा। माइनस है ना, नीचे आएगा तो 1/y की पावर 1/2, तो 1/√y हो जाएगा। तो इसको अगर मैं एक ही स्टेप में लिखूं, t इज इक्वल टू के टाइम्स, मैं लिखता अलग अलग बट यार थोड़ा जगह की शॉर्टेज हो गई है इस सवाल में, क्योंकि मैंने यहां पे काफी जगह एंगेज कर दी है ना, इस वजह से, ताकि सवाल आपको क्लियरली नजर आए। तो ये हो जाएगा k टाइम्स √L/g। देखो यहां भी एक समस्या दिख रही है, बताओ क्या? k, हम फाइनल फॉर्मूला नहीं बना पाए हैं, समझो बात को, क्योंकि डायमेंशन लेस कांस्टेंट की इंफॉर्मेशन कभी भी डायमेंशन नहीं बताएगा, तो इसलिए फाइनल यही है। तो अब ये आंसर दो तरह से हो सकता है, या तो ऐसे ही k के फॉर्म में तुम्हें लिख के देगा, या t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L/g लिख देगा। वो आप ऑप्शन देख के पहचान लोगे कौन सा सही है। फिलहाल बताइए, समझ आया? एक बार और बता दें, बता दें? चलो देखो, क्वेश्चन ये था कि एक सिंपल पेंडुलम है, इसको L लंबाई के रस्सी से हैंग कर दिया, M मास की बॉब हो गई। फिर हमको निकालना है इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला, तो हमको दे दिया गया है जो टाइम पीरियड है वो लेंथ ऑफ रस्सी पे डिपेंड कर रहा है, बॉब के मास पे डिपेंड कर रहा है और ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। हमने कहा जिस पे डिपेंड कर रहा है XYZ पावर लगा के डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशनशिप बना दो। पहला स्टेप आया समझ में। दूसरे स्टेप में किया मैंने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, यहां क्या लगाया, एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट। दूसरा स्टेप क्लियर है, बाकी वैसे ही लिखे हुए हैं। तीसरे में मैंने कहा कि भाई डायमेंशंस दोनों साइड के लिख के बराबर करना है, तीसरा स्टेप यही है। तो तीसरे स्टेप में मैंने क्या किया, ये था पहला स्टेप, ये था दूसरा स्टेप, ये है तीसरा स्टेप। अभी स्टेप समझ में आए? ये था पहला डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी वाला, दूसरा डायमेंशन लेस कांस्टेंट वाला, तीसरे में डायमेंशन लिख दी सबकी और बराबर करके लिखी। फिर इसको एक साइड कर लिया, कैसे? जैसे m की पावर y है तो पहले लिख दे भाई MLT लिखते हो इन जनरल, पहले m लिख लिया, m की पावर y, यहां y की वैल्यू देखी हो गई 0, कंपेयर भी तो करोगे, सही है कि नहीं? फिर l की पावर देखो, एक यहां पे x है यहां पे y है, तो क्या बना, सॉरी एक यहां पे l है यहां पे z है, तो क्या बना, x प्लस z किसके बराबर है, 0 के, तो x प्लस z भी 0 हो गया। इतनी बात भी समझ गए। तीसरा, टाइम की पावर यहां 1 है, टाइम की पावर यहां पे कितना है, -2z, तो -2z को किसके बराबर किया, 1 के, तो -2z ये पड़ा है इज इक्वल टू 1, तो z इज इक्वल टू -1/2। तीनों नंबर सॉल्व हो चुके हैं हमारे। इतनी बात क्लियर हो गई? ये कहां से आया, देखो y 0 है और x और z 0 है समेशन करने पे, और -2z 1 है तो z -1/2 हो गया। अब ये वाली इक्वेशन है, z की वैल्यू -1/2 रख दो यहीं पर, या फिर आप z को इधर पहुंचा दो जैसे मैंने किया है, तो x इज इक्वल टू -z हो गया। अब z की वैल्यू -1/2 रखोगे तो माइनस से माइनस कट गया, कटा है नहीं कटा, तो माइनस से माइनस कटा, तो फाइनली आ गया x 1/2। बस ये पावर उठा के अपने रिलेशन में रख दिया, आंसर आपके सामने आ गया। अब बताओ कोई दिक्कत आई? अब क्लियर है, अब लिख लो। जितने लोग आज पहली बार आए हो, मैंने 3 बुकलेट दी और पहले ही टर्न पे दे दी थी, जिसमें से एक ये है बुकलेट नंबर 2। किसी किसी में यहाँ पार्ट 2 लिखा है, किसी में नहीं लिखा है, तो वो आप कवर पे से पहचान लो। जिसमें लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, तो इनको पकड़ के रखना पड़ता है, नहीं आप नहीं पकड़ोगे थोड़ी देर में निकल जाते हैं ये लोग। जैसे एक दो को आधा निकल गया, मैं पकड़ना भूल गया था, ठीक है। तो ये जिसमें लोग भाग रहे हैं, ये है सेकंड वाली बुकलेट। पहली बुकलेट में कोई इंसान नहीं भाग रहा है, क्योंकि सब भाग के निकल चुके हैं, ठीक। तो उसमें कोई नहीं भागता मिलेगा आपको, वो पहली वाली है। और तीसरे में कोई कवर पेज नहीं है, वो सिंपल एनसीईआरटी का असाइनमेंट है, राइट। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, उसमें एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, वो देख के ही समझ, उसमें लिखा होगा एनसीईआरटी पेज नंबर दिस, एनसीईआरटी पेज नंबर।
3 असाइनमेंट दिए हैं। नोट कर लीजिए। एक सवाल लगाइएगा, पहले लिख लो, अच्छा इत्मीनान से लिख लो पहले। लिख गया भाई? तुम अब फिगर बनाना शुरू कर रही हो हैं? तो बहुत लिखना पड़ेगा। देखिए, मैं पहले कहता आया हूं, शुरू से बोल रहा हूं, जब मैं बना रहा हूं, काम कर रहा हूं, उस समय भी आप लिख डालो, ठीक है ना? समझ में आने की गारंटी मेरी है, समझा मैं दूंगा, मतलब ये मत सोचना अगर हम लिखने लगेंगे तो समझेंगे कैसे, दिमाग एक जगह बिजी हो गया, अब तो हम समझ ही नहीं सकते। तो कुछ नहीं होता यार, है सब समझ, बाकी तो हम ही हैं। एक काम करो, जैसे आप शुरू में हो, फोन लाई हो, चलो कैमरा ऑन करो। हो गया ऑन? बढ़िया से बोर्ड से कोई स्माइल, फोटो खींच लो इसकी। स्माइल प्लीज, हाँ प्लीज जरूर बोल देना, नहीं करेगा स्माइल। जितने लोग लेट हैं, जिनको लग रहा है कि यार अभी तो बहुत सारा लिखना बाकी है, कृपया फोटो खींच लें, क्योंकि देखो हमें हमें कोई दिक्कत नहीं, मैं खड़ा रहूंगा आराम से, है ना? मुझे रेस्ट ही मिलेगा, लेकिन तुम्हारा लॉस होगा। आप जितना काम कर सकते हो, आप उतना नहीं कर पाओगे। 15वां सवाल ट्राई मारो पहले, रिलेशनशिप पे ही है, और भाई साहब बढ़िया सवाल है। और बुकलेट जिनके पास में नहीं है, 1 मिनट जरा मैं एक कॉल कर लूं, पढ़ो जब तक तुम लोग सवाल, नीचे ऑफिस में फोन मिलाता हूं, अगर बुकलेट होगी। नहीं, ये सेकंड बुकलेट जिसमें इंसान भाग रहे हैं, इसी में 15वां सवाल है। ये है आपकी बुकलेट नंबर 2, और बुकलेट 1 वो है जिसमें ढेर सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, वो है 1 बुकलेट जिसमें एक भी आदमी भाग नहीं रहा। मिला? तो बुकलेट 2 में आओ, 15वां सवाल। 15वां सवाल कौन सा? देखिए पहला पेज खोलोगे, ये वाला है यूनिट डायमेंशंस एंड मेजरमेंट्स। मिला? पहला पेज ये वाला है, ये वाले पेज को छोड़िए, फिर आगे क्या लिखा है यहां? डायमेंशंस। मिला? डायमेंशंस में 15वां सवाल आइए, और सवाल की भाषा कुछ इस तरह से है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एफ। देखो अब तो मैंने क्वेश्चन भी बोला, मिल गया क्वेश्चन, मिला सबको? तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ, ये बताइए कहीं फोटो कॉपी होगी, चेक करो मिल जाती है। सुनो, बुकलेट 2 अगर हो तो भेज देना, इसमें केवल सवाल है, ठीक है? हाँ किसी से भिजवा। हाँ भाई, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एफ
of a mass m suspended from a spring of spring constant k is given by the relation of this type F is equal to C m की पावर x k की पावर v v नहीं होगा, ये y होगा, y ही है, तो C m की पावर x k की पावर y, where C is dimensionless quantity, the values of x and y are. इसमें एक आपको नया टर्म मिला, एक पुराना टर्म है, एक नया है. m क्या है? ऊपर लिखा हुआ सवाल में मास यानी द्रव्यमान. ठीक, एक काम करो, अपनी बुकलेट थोड़ा सा इधर कर दो, इसको भी दिखे. और k क्या है? k है स्प्रिंग कांस्टेंट, हिंदी में कहते हैं स्प्रिंग का नियतांक. तो इस सवाल में x और y की वैल्यूज पूछी गई हैं कि x कितना होगा और y कितना होगा. ठीक है, थोड़ा सॉस मंगवा दे क्या? नहीं, बढ़िया है. देख, कुछ लोग की आदत होती है ना उंगली वगैरह खाने की, तो मैं सॉस मंगवा देता हूं, आप उंगली डिप करो फिर खाओ, तो थोड़ा टेस्ट भी आ जाएगा. और क्या, बेकार में टेस्टलेस चीज खा रहे हो. हमको बताना, हम मंगा देंगे बेटा, है, टेंशन ना लेना, भूखे मत रहो. पता लगा एक दिन अपनी उंगली खा गए, उसके बाद जो बगल में बैठा है उसकी भी उंगली खा गए, और उंगली स्पेट नहीं पता हाथ खा गए उसका पूरा. पता लग जाता भी क्या आएगा. F इज इक्वल टू सी टाइम m की पावर x, और क्या था भाई, k की पावर y. जरा इस k से परिचय कर लीजिए. ठीक है, k से परिचय करो. एक फॉर्मूला आपको याद होगा, F इज इक्वल टू के एक्स, याद है कि नहीं? तो F इज इक्वल टू के एक्स में ये बताओ, k स्प्रिंग कांस्टेंट होता था, ये वही है. k को रोक लो तो ये आ जाएगा F अपॉन F. क्या होता है? डायमेंशंस क्या बताई थी? न्यूटन m l t माइनस 2. याद है कुछ? नहीं ना. मास इंटू एक्सेलरेशन याद है, फोर्स की वैल्यू. इसको लिखा m इंटू ए डिवाइड बाई एक्स. m किलोग्राम, इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये क्या होता है? मीटर. क्या इतनी बात आई समझ में? ये होता है मीटर. क्या इतनी बात आई समझ में? अब डायमेंशंस लिखो. किलोग्राम क्या लिखते हो? m, मीटर l, सेकेंड t माइनस 2 डिवाइड बाय मीटर यानी l. लो पूरा के ही सॉल्व कर दिया मैंने. l से l कटा, कटा कि नहीं कटा? क्या बचा? mt माइनस 2. तो जो k निकले ना, k महाशय, k भैया हमारे आ गए mt माइनस 2. ठीक, के भैया आ गए mt माइनस 2. अब यार सब मालूम, फ्रीक्वेंसी. अच्छा, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है पर सेकंड, नहीं प्रति सेकंड होती है. होती है कि नहीं? दिखाइए कौन सा. ये नहीं लाना था, ये लाना है. ये कवर पेज पहचान लो, लोग भाग रहे हैं. वैसे लाए हो तो एक काम करो, एनसीईआरटी वाला असाइनमेंट कितनों के पास में नहीं है? एनसीईआरटी वाला जितने हाथ उठे इन तक पहुंचा दीजिए. दो जीवित प्राणी यहां भी बैठे सांस ले रहे हैं भाई. अब ये आशीर्वाद देना, ये दीदी कह रही हैं आपसे खुश रहो भैया, ऐसी तो उठाई हैं. कह रहे तारा भैया खुश रहो, थोड़े मोटे हो जाओ. देखो भैया दीदी ना करो, अपने आप पहुंच जाएगी, बस हाथ उठाए रहो. हो गया. एक हमें दे दो या रहने दो, हम नहीं लेंगे. ये वाला लाना है, समझ गए ना? आप देखो मैंने क्या कहा, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? प्रति सेकंड, मतलब 1/सेकंड, यही तो होता है. तो क्या फ्रीक्वेंसी, पहले अलग अलग लिख डालता हूं सबकी यूनिट आपके लिए. ये क्या लिखोगे? टी की पावर -1. सी यूनिट लेस है, किनारे फेंको. स्मॉल m को क्या लिखोगे? मास है ना, तो इसकी डायमेंशन हो गई कैपिटल M. के भाई साहब अभी अभी निकाला, क्या पढ़ा है? ml नहीं है, mt -2.
तो इट इज एम टी माइनस टू। भाई साहब जरा इसको अरेंज करो इसी फॉर्म में। पहले क्या है एफ, तो एफ यानी ये वाला, सबसे पहले लिखो टी की पावर -1 इज इक्वल टू, अब ये तो डायमेंशन से हटाओ, ये हो गया m की पावर x और k क्या है एम टी माइनस टू की पावर y। भैया जी एक बात बताएं, इसको क्या ऐसे लिख सकते हो m0 l0 t -1, बोलो इसको क्या लिख सकते हो mx प्लस y। यहां भी x है, यहां y है m का पावर, तो m का पावर क्या हो गया x प्लस वाई। l की पावर 0, l तो है ही नहीं, 0 लगा दो क्या जाता है, MLT का फॉर्मेट अच्छा लगता है देखने में थोड़ा, ये -2y। कंपेयर करो, ये इसको तो देखना ही नहीं है l को तुम्हें, तो सबसे पहले बताओ x प्लस वाई इक्वल टू 0, पहला रिलेशनशिप आया x प्लस वाई इक्वल टू, दूसरा रिलेशनशिप आया -2y इज इक्वल टू -1, आया कि नहीं आया, -2y इज इक्वल टू -1, समझ आया, कोई दिक्कत, माइनस से माइनस कटेगा तो 2y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1/2, ये पहला आ गया। अभी ध्यान दो x प्लस वाई 0 है जिसमें y है 1/2, तो x कितना -1/2, डायरेक्ट लिख दूं क्या, ये तो बाद में नहीं सोचोगे ना, ये कहां से आया, ये इस वाली रिलेशन से आया है, x प्लस वाई इक्वल टू 0, y 1/2 है, 1/2 उधर जाएगा तो x की वैल्यू -1/2, समझ गए, नोट कर लो। अच्छा नहीं कुछ पूछा था ना इसमें, क्या पूछा था, वैल्यूज अलग अलग पूछी थी ना। अच्छा x कितना है y कितना है, कोई आंसर मैच हुआ, x -1/2 और y 1/2, सही है। हाँ जिनको बुकलेट चाहिए हो हाथ उठाएं, ये सेकंड वाली जो अभी करवा रहा हूं, तुम्हारे पास है, काम निकल गया तो साइड हो जाइए, सही बात है, बहुत स्वार्थी दुनिया हो गई। अब कोई ऐसा जीवित प्राणी है जिसके पास ये दो बुकलेट ना हो, एनसीईआरटी वाली और ये असाइनमेंट नंबर 2, कोई नहीं है, सबके पास है, क्यों 1 वाली भी पढ़ी है क्या, जरा 1 का कवर पेज दिखाओ, ये वाला है, ये दिखा रही देखो, हाँ जिसमें गोला बना है, हाँ ले आओ तो सबको मिल जाएगी। बेटा लिख गया है भाई, 14th क्वेश्चन, 14th को केमिस्ट्री में आपने देखा होगा, रियल गैस इक्वेशन में कई बार आपने पढ़ा होगा। वैसे आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, रियल गैस इक्वेशन आपके सामने है P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आरटी। लिख गया, ये सबका हो गया, लिख गया, आ रहा है, पढ़ूं 14th, द इक्वेशन ऑफ स्टेट of some gases can be expressed as P plus A upon V square V minus B equal to RT. Here P is the pressure, V is the volume, T is the absolute temperature, A, B, R are constant, the dimensions of A. आपको याद है P plus A upon V square है, चले आगे चले क्या, तो ये है हमारा P प्लस A अपॉन V स्क्वायर,
B माइनस बी आर टी। थोड़ा सा ये पिछले वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ये बताओ, ए का डायमेंशन पूछा है हमसे, लेकिन भाई एक बात बताओ, अच्छा पी क्या होता है, इसमें प्रेशर होता है, क्या ये पूरा भी प्रेशर की ही डायमेंशन लाएगा? तभी तो जोड़ पा रहे हो। तो प्रेशर को क्या लिखते हो? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स होता है mlt माइनस 2, एरिया होता है L2। तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला बना ml माइनस 1 t माइनस 2। समझ गए? तो इसका मतलब A अपॉन वी स्क्वायर, जिसको बुकलेट चाहिए हो कृपया हाथ उठा दे। इसका मतलब A अपॉन वी स्क्वायर का जो कंबाइंड डायमेंशन होगा वो हो जाएगा ml माइनस 1 t माइनस 2। ये होगा या नहीं? ठीक है। अच्छा, हमको किसका डायमेंशंस निकालना है? A का। ये क्या है? वॉल्यूम है ना। वॉल्यूम खुद में क्या होता है? L की पावर 3 यानी L क्यूब, और उसका भी क्या है? ये स्क्वायर। तो क्या इसको अलग अलग अगर करोगे तो पहले तो V का डायमेंशन लिखो L की पावर 3, लेकिन इसका भी क्या है? स्क्वायर। और यहां पे क्या लगा है? ml माइनस 1 t माइनस 2। अब यहां नीचे कितना पावर बना? L की पावर 6, तो ये आया तुम्हारा A L की पावर 6 ml माइनस 1 t माइनस 2। अब L की पावर 6 इधर जाएगा, यहां पावर माइनस 1 है, तो L का पावर टोटल कितना बनेगा? 5। नहीं आया समझ में? कहां से? ये यहां से बताऊं, ये वाला P का डायमेंशनल फॉर्मूला ये समझ में आ गया। अब जो P का डायमेंशनल फॉर्मूला है वो A अपॉन बी स्क्वायर का है, तो A अपॉन जो P का डायमेंशनल फॉर्मूला वही A अपॉन वी स्क्वायर का हो गया। मैंने इसकी जगह ये डाल दिया। P की वैल्यू यूनिट देखो मीटर क्यूब होता है, तो L क्यूब हो गया। बी स्क्वायर है तो L की पावर 6 हो गया। ये L की पावर 6 है, अभी अब इधर जाएगा तो L की पावर माइनस 1 है, इधर 6 जाएगा, इधर माइनस 1 है, कितना बचेगा? 5 बचेगा। आंसर समझ गए क्या आएगा? बोलिए। तो A का डायमेंशन हो जाएगा M L 5 T माइनस 2। है कोई? कौन सा? खुद से कितनों ने किया? गुड। अच्छा जी, अगर ये किया है, अब आप लगाओगे एक सवाल पूरा 17वां। जो रिलेशन वाला फंडा दिया है ना, उसी पे है बेस्ड। कौन वाले फंडे पे बेस है? रिलेशनशिप वाला, ये वाला। मींस जो इसका कॉन्सेप्ट था ये इस कॉन्सेप्ट पे बेस है, जिसके पॉइंट्स लिखे हैं आपके सामने। ये, अबे ये नहीं, एक मिनट, ये लिखे। स्टेप 1 पहले डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन, स्टेप 2 के लगा देना, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, और स्टेप 3 में डायमेंशंस लिख के बराबर करना है। ठीक है, और जरा काम करते हैं थोड़ा। कहता है वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव्स v may depends upon their wavelength lambda, density of water rho, acceleration due to gravity g। कह रहा है जो वेलोसिटी है वो 3 बातों पे डिपेंड कर रही है। पहला वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है? तरंग दैर्घ्य हिंदी में कहते हैं, और वेवलेंथ लंबाई को ही शो करता है। कल भी शायद इस बात का जिक्र उठा था क्या किसी में? मुझे याद सा आ रहा है। तो वेवलेंथ का डायमेंशन क्या हुआ? L। मैं लिखता हूं अभी आपके लिए, बस ये 3 की हेल्प से लगाना सवाल, ठीक है? तो 17th में क्या कह रहा है? वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव किस पे डिपेंड कर रही है? ध्यान देना। तो v डिपेंड कर रहा है लैम्डा, तो लैम्डा की पावर x। डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी को रो से दिखाते हो, है कि नहीं? y। और ग्रेविटी z। राइट? समझ आई बात? इन तीनों पे डिपेंड कर रहा है। तो ये हो गया पहला स्टेप हमारा। अगला स्टेप क्या है? के लगा लो, जो कि डायमेंशन लेस कांस्टेंट है।
लैम्डा एक्स रो वाई और जी बिल्कुल वैसे ही लिखना है। अब सबके डायमेंशन लगाओ। देखो एक काम करते हैं, वेलोसिटी वैसे तो होता है LT -1, लेकिन अगर हम यहां m0 लगा दे तो कोई बुराई है क्या? नहीं, इसलिए लगा दिया m, क्योंकि यहां डेंसिटी में m मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास यहां भी दिखा दिया तो कोई बुरी बात थोड़ी ना है। समझ आया ये स्टेप? इनको जगाओ। समझ आया? वेरी गुड। मैंने ये बोला, ये तो देखो क्वेश्चन ही था हमारे पास कि जो वेव की वेलोसिटी है वो लैम्डा पे डिपेंड कर रही है, रो पे डिपेंड कर रही है, जी पे डिपेंड कर रही है। जब डिपेंड कर रही तो मैंने पावर लगा दी XYZ। ये पहला स्टेप बिल्कुल दिमाग में याद कर लो। दूसरे में यही लिखना है लेकिन के लगा के। के क्या है? कैसा कांस्टेंट है? डायमेंशन लेस कांस्टेंट। ये लिख दिया। अब डायमेंशंस लगाओ हर जगह की। ये मीटर पर सेकंड होता है तो मीटर पर सेकंड तो लिखा, लेकिन m की पावर 0 और लगा दिया। क्यों? क्योंकि यहां पे जो डेंसिटी है ना, इसमें मास आएगा, मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, इसलिए मास दिखाने के लिए यहां भी लगा दिया। नहीं भी लगाओगे तो कोई गलत नहीं कहेगा तुम्हारे मेथड को। अब सुनना, अब डायमेंशन लगा रहा हूं, के का तो कोई काम है नहीं, ये तो डायमेंशन लेस है। लैम्डा क्या होता है? ये लेंथ। अरे वेव लेंथ होता है, लेंथ खुद ही बुला रहे हो, तो ये क्या डायमेंशन लेके आएगा? लेंथ की पावर x। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यूनिट होती है मीटर, सॉरी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी लेंथ में क्यूब आ रहा है। तो हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं? m/l क्यूब की पावर y। ग्रेविटी होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं L/T का स्क्वायर, इसकी पावर। पहले इसी को अच्छे से अरेंज कर लो। क्या लिख दिया? हाँ सॉरी, z। ये L की पावर x, ml-3 की पावर y, LT-2 की पावर z। समझ में आई बात? और ये क्या है? m0 LT-1। अभी ध्यान से सुनो, m पहले mlt का फॉर्म है ना, यहां भी mlt लिखो। पहले m ढूंढो। m का पावर क्या दिख रहा है? y। l का पावर क्या दिख रहा है? यहां x है, यहां -3y प्लस z। क्या ये समझ आया? ये वाला वैसे ही लिख दिया। अभी यहां किसका नंबर है? t का, तो t की पावर -2z। क्या इतनी बात आई समझ में? कोई दिक्कत? कंपेयर करो, सबसे पहला कंपैरिजन m के लिए लगाओ तो y देखो क्या एडजस्ट हो रहा है। ये m की पावर y है, m की पावर 0 है, तो y की वैल्यू क्या आई? 0। तो पहला रिजल्ट आया y इक्वल टू 0। यहां l की पावर कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन 1 बोल सकते हो, तो तुम्हारा x प्लस y, सॉरी x -3y प्लस z क्या इस 1 के ही बराबर होगा? बोलिए, तुम्हें समझ में आ रहा है? तो क्या लिखा? x -3y प्लस z इक्वल टू 1। इसको रोक दो भाई, 3 नंबर है इसमें। एक उधर से और दिखा, तुम अगर ध्यान से देखो, क्या दिखा? -2z इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस कटा, तो z की वैल्यू, भाई साहब z आ गया 1/2, x आ गया 0। अब दूसरी इक्वेशन में ये दोनों वैल्यूज रख दें, कोई दिक्कत? तो मैं लिखूंगा बाय इक्वेशन 2, यानी समीकरण 2 के द्वारा, उतनी जगह वहां पड़ी वहीं लिखूंगा। तो मैंने लिखा बाय इक्वेशन नंबर 2। हाँ जी सर। तो हमने लिखा सिंस x -3y प्लस z इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1, x निकल आएगा,
y की वैल्यू 0 प्लस z आता है 1/2 इक्वल टू 1। बताओ ये तो 0 ही हो गया भाई, इसको 30 मत कर देना कि देखा तुमने 3 के बगल में 0 है। और तुम फिर बाद में सोचो ये ब्रैकेट यहां क्या लग रहा है, इसका क्या कम, हटाओ इसको, चलो ये 30 हो गया। भाई समझ गए ना, जागते रहना। तो ये आ गया x प्लस 1/2 इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 1/2। भाई सब काम हो गया कि नहीं? तो जो वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर हाफ, डेंसिटी की पावर 0 और ग्रेविटी की पावर z यानी 1/2। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ लैम्डा इंटू, बोलो 1/2 पावर का मतलब रूट ही तो होता है कि नहीं? या इसको ऐसे लिख सकते हो v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा जी। आया समझ में? मेरे ख्याल से स्क्वायर में ही थे। हाँ तीसरा समझ में आया? ट्वेंटी थ्री। खुद से पढ़ो, खुद से करो। कहाँ है बुकलेट? कहाँ है? आ रहा है समझ में? तुम्हें आ रहा है? हैं? किसका? ना करे यार, आंसर क्या लेने देना, वो तो यहाँ सॉल्व हो जाएगा, अपने पे भरोसा रखो। क्या होता है ना, ये सब टाइपिस्ट टाइप करते हैं, कभी कभी ए का बी लिख देते हैं, बी का सी लिख देते हैं, सी का डी लिख देते हैं, बेटा ये हो जाता है। अब हम लोग ये सब क्रॉस चेक नहीं करते ना कि किस सवाल का आंसर क्या आ रहा है, जो टाइप होके मिल गया उसी को भेज दिया सीधे। आ रहा है तुम्हें समझ? आप लोग बताइए, आ रहा है? मैं आ रहा है? ये जुगाड़ अच्छा है गुरु, तो है टी है, क्या लिखा है, पीरियड है ना, ये मतलब टाइम पीरियड होता है, अंतराल। ठीक, टाइम पीरियड का जिक्र किया है, समझ गए ना? कंफ्यूज मत होना। इधर इस लाइन में सबको आ रहा है? आखिरी में भैया जी आ रहा है पूरा पूरा? कोई दिक्कत, सवाल लग रहा है ये वाला? कोशिश करते रहिए। तुम्हें आ रहा है बालक? वही हेयर स्टाइल गुरु बहुत सही लग रही है, एकदम अब्दुल कलाम टाइप है। क्या नाम है तुम्हारा? है आदित्य? अच्छा, एक दिन आदित्य सर के साथ में खड़ा करते हुए फोटो खिंचवाएंगे गुरु हम। यार वो समय हम चाहते हैं बहुत जल्दी आए, क्योंकि जब सिलेक्शन होगा तभी वो दिन आएगा, है कि नहीं? तुम लोग को आ रहा है समझ में पूरा? कोई दिक्कत आप लोग को सबको? क्वेश्चन लग रहा है, अटेम्प्ट हो रहा है? क्यों बेटा, क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहा है? बोलो, लग रहा है आपसे, तुम दोनों से, है बेटा? तुम लोग बताओ, आ रहा है तुमको बालक? आ रहा है समझ में? तुम बताओ, कोई दिक्कत, क्वेश्चन लग रहा है? आ रहा है? वेरी गुड। तुम बताओ, चेन भिड़ाओ, कैसे कैसे बताया है सवाल, क्या दिया है सबसे पहले ये देखा करो,
देखो किसी सवाल को लगाने के ना कुछ स्टेप्स होते हैं जिसे फॉलो करना जरूरी होता है। पहले ये देखा करो दिया क्या है, मतलब पूरा सवाल पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन एक बार ये देखा करो क्वेश्चन में तुमको दिया क्या है, मतलब मिल क्या रहा है। फिर ये सोचा करो कि तुमसे पूछा क्या जा रहा है, समझ गए ना। जो दिया है उसको लिख लो, जो पूछा है उसको लिख लो। और जब ये चीज आप सही तरीके से करते हो ना, आधा सवाल सही हो जाता है वहीं पे आपका, क्योंकि उसके बाद तो कैलकुलेशन बचते हैं। किसकी बोतल उठा लो। तुम्हारा पहला दिन तो नहीं है, आ रहा है समझ में। हाँ, हम ही इतने मोटे हैं, खड़े हो जाते होंगे तो आधा बोर्ड तो ऐसे ही छुप जाता होगा। सही बोला कि नहीं? अच्छा बोलो, सही कह रहे हैं कि नहीं? दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोली हो, कसम से कही। तो एक काम करना, अब यहां ना बैठना, फिर कहीं जाके बैठना। अब इस चीज पे तो हम कुछ कर भी नहीं सकते ना, हम कैसे ट्रांसपेरेंट हो जाए, ये भी तो एक बात है। दोबारा समझा दूं सवाल? कौन सा? ये तो दिया है, ये काहे समझा दें? यू क्या एकदम, हमने 23वां दिया है ना। तो ये बताओ ये आया या नहीं? कॉपी खोलो, नोट किए हो पूरा? देखो ये स्टेप 1 होता है, ये जो दिया है और जो इसके टर्म्स में पूछा है, पावर एक्स वाई जेड लगा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी। अगला तुमने डायमेंशनलेस कांस्टेंट डाला, बाकी सब वैसे ही है। इसका डायमेंशन लिखा, वैसे एल टी माइनस वन होता, मैंने एम जीरो इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी थी। एम जीरो एल टी माइनस वन, ये एल हो गया इसकी पावर एक्स, ये एल थ्री एम एल माइनस थ्री हो गया पावर वाई, ये एल टी माइनस टू पावर जेड। ये समझ गए? इसको कंबाइंड किया है। सबसे पहले एम देखा, एम की पावर वाई, एल की पावर एक्स, ये लगा, एल की पावर माइनस थ्री वाई, ये लगा, एल की पावर प्लस जेड, ये लगा। ठीक, और टाइम क्या है, ये टी की पावर माइनस टू जेड। ये समझ गए? अब ये डायमेंशन और ये डायमेंशन कंपेयर करो, जैसे m को m से, तो y कितना आ गया? 0। अभी ये x माइनस थ्री वाई प्लस जेड किसके बराबर हो जाएगा? 1 के। और t किसके बराबर हो जाएगा? माइनस टू जेड के। सारा समझ गए? अब सॉल्व तो हो ही जाएगा, पक्का ना कि वो समझाएं? अब इधर ना बैठना, तुम शायद पिछले टर्म पे भी यही थी क्या? फर्स्ट बैच में आई थी मतलब? अर्जुना 1 में थी क्या? 2.2 में काहे के लिए आई थी तो? उसमें तो हम वो पढ़ा रहे हो ग्राफ का, उस समय वेक्टर पढ़ा रहे थे हम। नहीं, वेक्टर तो हम उसमें तो 2.0 में तो मैं ग्राफ जाने कितने दिन से पढ़ा रहा हूँ, वेक्टर तो बहुत टाइम पहले पढ़ा रहा था उसमें। किसके, हम ही पढ़ा रहे थे, कोई और पढ़ा रहा था? हाँ, 8 से 2। कहाँ पे, नीचे वाले हॉल में थी क्या? अच्छा हाँ, ग्राफ उसमें पढ़ा रहा हूँ, अर्जुना 1 में चल रहा है। 2 में तो अभी जस्ट मैंने आज मैथमेटिक्स शुरू करी, ये अनाउंस किया था ना, बेसिक मैथमेटिक्स। तो उसमें क्यों नहीं आई, इसमें क्यों? ये सब तो नहीं। अभी इसमें अब कंफर्टेबल हो? कुछ कुछ आ रहा है समझ में? मैं ये तो नहीं कहूंगा पूरा। हाँ बेटा, क्या आंसर आए हैं? एक मिनट एक मिनट, ए आता है -3/2, आ रहा है? ए इज -3/2, बी आता है 1/2, सी है 1। तीन ही निकालने थे ना कि डी भी है? तीन ही थे ना? आया? आया? नहीं आया? मतलब जाना पड़ेगा उधर। कौन से नंबर का दिया था क्वेश्चन? 23। आ जाओ, देखो आपको दिया है जो टाइम पीरियड है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 23। टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू
P की पावर A, कैपिटल D की पावर B और S की पावर C है। P है प्रेशर, भाई साहब P है प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया, डायमेंशन डायरेक्ट लिखूं, ml -1 T -2, ये प्रेशर का था। D है डेंसिटी, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मींस अभी थोड़ी देर पहले भी लिखी थी ml माइनस। S है सरफेस टेंशन, इसके लिए कल मैंने बताया था फोर्स अपॉन लेंथ होता है, दैट इज mlt -2 डिवाइड बाय L, तो इट इज mt -2। इतना समझ में आया? अब हमसे क्या कह रहा है, P की पावर A, D की पावर B, S की पावर C इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टाइम। तो क्या क्या निकालना है, A, B और C की वैल्यूज। तो इसको ना जैसा दिया है वैसे ही हम लोग रिप्लेस करते हैं। टाइम को केवल T नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा M0 L0 T1। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? ये आप ही की आसानी के लिए मैं लिख रहा हूं, जब ML दिखने लगेगा तो कंपेयर करने में आसान होगा तुम्हारे लिए, है ना? अच्छा, तो टाइम के लिए क्या लिखा, T, यानी कि M0 L0 T की पावर 1, ये समझ गए बेटा? अब देखिए आप क्या लिखा है, P की पावर A मतलब ML -1 T -2 की पावर A, D की पावर B, D मतलब डेंसिटी, ML -3 की पावर B, सरफेस टेंशन ये पड़ा है MT -2 इसकी पावर C। अब आपको क्या करना है, केवल कंपैरिजन, समझ गए कि नहीं? पहले इसको कंबाइंड कर लो, M0 L0 T1 इज इक्वल टू, यहां पे M कितना है A, M B और उधर है M की पावर C। क्या ये समझ आया? M की पावर A प्लस M की पावर B प्लस M की पावर C, और ये आ जाएगा L की पावर -A -3B, बस कितना, यहां तो L है नहीं, ये दो हो गए L के लिए। नहीं समझ आया? L की पावर कितना दिख रहा है, -A, L की पावर कितना दिख रहा है, -3B, और ये मल्टीप्लाई है तो इधर भी आ जाएगा ऐसे, ठीक है? और T -2A, और यहां T है क्या? नहीं, यहां है, तो -2A माइनस कितना, 2C, दिख रहा है ना? तो -2C। क्या ये बात आई समझ में? अब आपको क्या करना है, पावर को कंपेयर करना है, जिसमें आपका पहला जो इक्वेशन बैठेगा, देखो क्या, M और M को कंपेयर करोगे तो A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0, राइट? तो M और इसको कंपेयर किया तो इट इज A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0। दूसरा L -A -3B इक्वल टू 0, समझ आया ना? तो ये आया -A -3B इक्वल टू 0। अब किसका नंबर आया, T का, -2A -2C इक्वल टू 1, -2A -2C इक्वल टू 1। इतनी बात समझ आई? अभी देखो कुछ कैलकुलेशन की ट्रिक है यहां पे। पहले तो माइनस हटा दो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2A प्लस 2C इक्वल टू -1। 2 कॉमन ले लो तो A प्लस C इक्वल टू -1। पहले बताओ ये दो स्टेप समझ में आए? क्या क्या किया, इधर से देखो जरा। पहले माइनस कॉमन ले लिया तो ये बन गया प्लस पूरा, और इधर माइनस यहां पे आ गया, ठीक है ना? फिर 2 भी कॉमन ले लिया तो A प्लस सी किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर, या 2 यहां पे लगा है तो अभी A प्लस सी को क्या लिख सकते हो, 1/2, हाँ माइनस में, तो A प्लस सी इक्वल टू -1/2, ये इक्वेशन आ गई है।
क्या इतना समझ आया? a प्लस सी इज इक्वल टू -1/2। क्या यहां a प्लस सी दिख रहा है? दिखा या नहीं दिखा? तो बाय इक्वेशन 1 लगा दें। ये ट्रिक थी, पहले इसको निकाल लिया a प्लस सी के फॉर्म में, ऊपर वाली इक्वेशन में a प्लस सी दिख रहा है, तो a प्लस सी को -1/2 से रिप्लेस कर सकता हूं। बताओ b सॉल्व हो जाएगा या नहीं? तो मैं लिखूंगा बाय इक्वेशन 1 बाय 1, तो मैंने लिखा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो a प्लस सी कितना है? -1/2, तो -1/2 प्लस बी इक्वल टू 0। तो यहां से b कितना आ गया? 1/2। भाई साहब b सॉल्व होते ही a सॉल्व हो जाएगा, क्या कहते हो? b यहां रख दो ना, 1/2, तो क्या आ जाएगा? -a -3/2 इक्वल टू 0। क्या लिखूंगा बाय इक्वेशन 2? क्या लिखा? -a -3b इक्वल टू 0। तो -a -3 इंटू 1/2 इक्वल टू 0। तो -a इक्वल टू 3/2। तो a इक्वल टू -3/2। अब बाबूजी ऐसा है ना, b भी सॉल्व है और a भी सॉल्व है, c ऑटोमेटिक निकल के आएगा। आएगा या नहीं? आएगा या नहीं? बताओ, समझ आया? c कितना है हमारे पास में? नहीं, c निकालना है, c कहां है? 1। a कितना है? -3/2। a कितना है? -3/2। अब c सॉल्व करोगे तो 1 आ जाएगा, है ना? कैसे आएगा देखो। अब हमारे पास है बाय a प्लस सी इक्वल टू -1/2। इस वाली इक्वेशन के द्वारा हम a की वैल्यू रखते हैं -3/2 प्लस सी इक्वल टू 1/2। c कहां बना रहा है? ये तो इधर ऐड हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा c इज इक्वल टू 3/2 -1/2। कितना आ गया भैया? 1/2। नहीं, सॉरी 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 सॉरी, इट इज इक्वल टू 1। तो c की वैल्यू आ गई 1। अब एक b ऊपर पड़ा है, a इधर पड़ा है, c इधर पड़ा है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? इसमें फॉर्मूला पूछा है या केवल वैल्यू पूछा है? अच्छा देखो, a की वैल्यू कितनी दिख रही है? -3/2, ए ऑप्शन में लिखा हुआ है। b की वैल्यू कितनी दिख रही है? 1/2, ये भी लिखा है, और c है 1। इसका मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट। कितनों से सॉल्व हुआ था ये वाला? ठीक, बाकी समझ आया कि नहीं आया? मेन मोटिव है समझ में आने वाला ना, ये वाला। इतना इतना सुनो, a प्लस सी की वैल्यू -1/2 है, a की वैल्यू कहां है? -3/2 है, तो a की जगह रख दिया। उधर पहुंचा तो 3/2 हुआ, -1/2 पहले से है, 3/2 -1/2 इज 2/2। नहीं समझी? 2 एलसीएम लोगी यहां पे? ये जाएगा। अब 3 - 1 कितना होता है? हाँ ठीक है ठीक है, अरे सर ये हो गया ना 1। अब समझ आया? और किसी को दिक्कत? अब सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 24 आपको करना है, अभी नहीं, आपके गृह कार्य के लिए दे रहा हूं, जब आप अपने गृह पे जाएं तो कर लें। 22, 24, 23 हो ही गया, 25, 25 भी लगाइए होमवर्क में, ठीक।
बस फिलहाल इतने करके आना, ज्यादा नहीं होमवर्क देंगे। देखिए, होमवर्क देने का मतलब है कि आपको करके ही आना है, और ये करके ही आने का मतलब ये नहीं कि आपको आंसर ही निकाल के लाना है। बात समझो भाई, ये भी हो सकता है कि आप प्रयास करें ना सॉल्व हो, लेकिन प्रयास मुझे आपकी कॉपी में दिखना चाहिए, समझ गए? ये नहीं होना चाहिए कि सर हमने कोशिश ही नहीं करी, या ये नहीं होना चाहिए कि देखो सर हमने फीस दी है, हम होमवर्क नहीं करेंगे, आपका काम है पढ़ाना, हमने पैसा दिया है सर, हम बैठेंगे और आप यहाँ पढ़ाओगे। ठीक है ना? और जो लोग पहली बार आए हैं वो जरा बाहर आके मिले।